हिजाब एक ऐसा प्रश्न जो आजकल भारत में मुसलमान महिलाओं का सिनोनिमस हो गया है। कल तक टिकटॉक बना रही लड़कियां या पार्क में क्रॉप टॉप पहनकर जो घूम रही थी लड़कियां, वो अचानक से हिजाब की होड़ में घुस गई हैं और हिजाब बोलकर बुर्के में उन स्कूल्स में आने का प्रयास कर रही हैं जिन स्कूल्स में यूनिफॉर्म्स है। क्या हिजाब को इस्लाम का आवश्यक अंग माना जाता है? अगर हाँ, तो फिर सऊदी ऐसे काम करने पर क्यों उतारू है जो इस्लाम के खिलाफ हैं? क्या भारत के मुसलमान सऊदी मुसलमान से भी ज्यादा गहरे मुसलमान हैं जहां इस्लाम का जन्म हुआ है? क्यों है सऊदी प्रगति के रास्ते पर और क्यों है भारत का मुसलमान बर्बादी के रास्ते पर? साथ ही भारत कट्टरपंथी इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ क्यों बनने वाला है? एक ऐसा सच जो आपके सामने कोई नहीं ला रहा है, देखेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, कल सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल होता है, हाथ से लिखा हुआ है, जिसमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार एक मुस्लिम महिला ने अपनी नौकरी पर लात मारकर रिजाइन कर दिया क्योंकि उसे हिजाब को हटाने के लिए कह दिया गया था उसकी इंस्टीट्यूशन में। हालांकि हर फोटो में वो बुर्के में दिख रही है। हिजाब और बुर्के में काफी फर्क होता है, पर चलिए, एक महिला ने अपनी इज्जत को नौकरी से ऊपर रखा, इस प्रकार का नैरेटिव यहां पर दिखाया जा रहा है। कर्नाटक के स्कूल्स में शुरू हुई बीमारी आंध्र प्रदेश के स्कूलों में पहुंच चुकी है। स्क्रीन पर आपको आंध्र प्रदेश के लॉयला कॉलेज की छात्राएं दिख रही हैं प्रोटेस्ट करते हुए, क्योंकि कॉलेज ने पेंगुइन प्रवेश बंद किया हुआ था और हिजाब की लड़ाई लड़ रही ये बंदियां बुर्के में आ रही हैं। देख सकते हैं आप, लड़कियां जब नहीं मानती तो कॉलेज झुकता है और आने देता है, शायद पथराव से बचना चाहता होगा। नई सूचना के अनुसार कर्नाटक में लगभग 58 लड़कियों को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है इस पूरे मुद्दे पर, हिजाब बोलकर बुर्का पहनने के लिए। परंतु आंदोलन जारी है। जो हो रहा है सब प्लान्ड है, अच्छे स्तर पर। 2021 में ही इस मुद्दे के उठने से कई महीने पहले केरला के एक पत्रकार ने बताया था कि किस प्रकार से जमात इस्लामी नाम की संस्था ने उसे बुलाया था और कहा था कि भाई, तुम्हारी 3 महिला पत्रकार हिजाब नहीं पहन रही हैं, संभालो इन्हें। इसी पत्रकार के हाथ में इस संस्था का कागज एक हाथ लगता है जिसमें केरल समेत कई राज्यों में बुर्के हिजाब को लागू करने का कथन था। फंडिंग की डिमांड की गई थी सऊदी की यूनिवर्सिटी से, सऊदी की संस्थाओं से, और कुछ ही महीनों में भारत में यह सब आरंभ हो जाता है। तो जो हो रहा है उससे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा ही बयान भारत के माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर की ओर से भी आ रहा है। पर सऊदी की संस्थाएं जो अलिजिडली इन चीजों में लिप्त हैं भारत के अंदर, क्या सऊदी में ऐसा कर पा रही हैं? ये अगले अध्याय में देखते हैं। तो भारत में इस्लाम और उसे फॉलो करने वाले कहां जा रहे हैं वो हमने देखा, परंतु सऊदी में क्या चल रहा है जो इस्लाम का जन्म स्थान है? तो जिस एक्चुअली में सऊदी में आज तक यही चलता था, औरतों को अबाया या बुर्का पहनना पड़ता था। और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सऊदी में 18वीं सदी में एक स्कॉलर आता है जिसका नाम होता है अब्द अल वहाब, जिसने इस्लाम को किताब के हिसाब से ढाल दिया और उसके हिसाब से जो भी अशुद्धियां थी वो हटा दी। यही वहाबिज्म बनता है। धीरे धीरे ताकत बढ़ती है, लोग पीछे आ जाते हैं, तो धर्म सत्ता और राज्य सत्ता का गठजोड़ हो जाता है और वहाबी इस्लाम, सऊदी का ऑफिशियल एक तरीके से इस्लाम राज्य सत्ता के साथ बन जाता है। और इसके अनुसार औरत को बुर्का अबाया ही पहनना है और आप जितनी रिस्ट्रिक्शंस अपने दिमाग में सोच सकते हैं वो इसमें आ जाती हैं। म्यूजिक सुनना तक उसमें है और आज तक सऊदी इसी ब्रांड ऑफ इस्लाम को फॉलो करता आया है। अब इसी सऊदी में 2015 के बाद क्या क्या किया गया है वो मैं अब आपको आगे दिखाता हूं। तो जी, सऊदी के लोग एंटरटेनमेंट या वेकेशन के लिए बाहर ही जाते थे, क्योंकि देश में मनोरंजन के नाम पर भाई साहब घंटा भी नहीं था। सलमान ने एंटरटेनमेंट अथॉरिटी बनवाई 2016 में, जिसमें कॉमेडी शोज, प्रो रेसलिंग इवेंट्स, मॉन्स्टर ट्रक वगैरह वगैरह जैसी चीजें आई। 2019 में भाई साहब एक नई स्कीम के साथ आए जिसे कहा गया प्रीमियम रेजिडेंसी फॉर फॉरेनर्स,
जिसके अनुसार अब फॉरेनर्स जो है वो परमानेंटली रहने या प्रॉपर्टी ओन करने जैसी चीजें कर पाएंगे। ये चीजें पहले नहीं होती थी। 2017 में सर जी ने अनाउंस किया विश्व की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स, कल्चर और एंटरटेनमेंट सिटी बनाने के लिए। ये सोच एक समय तक असंभव थी। एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाने वाले देश में उस एंटरटेनमेंट के लिए एक पूरा शहर बना देना, आसान शब्दों में कहें तो सऊदी का लॉस वेगास बना देना, यह प्रयास मुझे लगता है सऊदी को ध्यान में रखते हुए ऑफ कोर्स। अब गजब देखिए, जनवरी 2018 में निर्णय किया गया कि महिलाएं अब फुटबॉल मैच का आनंद ले सकेंगी स्टेडियम के अंदर जाकर, पहले नहीं जा सकती थी। और इससे सिर्फ एक महीने पहले, इस काम से सिर्फ एक महीने पहले यानी दिसंबर 2017 में सऊदी ने अपना पहला सिंगिंग कॉन्सर्ट करवाया और उसमें गाने के लिए भी एक महिला सिंगर आई। ये सोचना भी एक समय पर असंभव था। अप्रैल 2018 में भाई साहब ने सऊदी का पहला सिनेमा थिएटर लोगों के लिए खोल दिया, जो दशकों के बैन के बाद खोला गया था, और अब इसके विस्तार की योजना है। 2030 तक करीब 2000, जी हां 2000 स्क्रीन्स खोलने का प्लान है भाई का। सोचिए, एक फिल्म तक देखना जिस देश में पॉसिबल नहीं था, वहां के लोगों का जीवन, और क्या हम भारत को उसी तरफ बढ़ा रहे हैं। 2018 में गार्डियन को दिए एक इंटरव्यू में सलमान ने कहा कि वो सऊदी को मॉडरेट इस्लाम की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशन के चक्कर में ऐसा हो गया था जैसा वो दिख रहा था। अब मॉडरेट इस्लाम के साथ सब रिलीजन्स का स्वागत सऊदी के अंदर होगा, और इसे हासिल करने के लिए सऊदी क्लैरिक्स के साथ कभी जो डील की गई थी, साइन की गई थी, वो अब दोबारा से रीनेगोशिएट की जाएगी। 2020 में सऊदी शहजादे का निर्णय आया कि अब सऊदी में फ्लॉगिंग यानी किसी को कोड़े से मारने की जो एक सजा दी जाती थी वो खत्म की जाएगी। यह सजा शरीयत के हिसाब से है, और इसे खत्म करना सांप के मुंह में हाथ डालने जैसा है, पर इसे खत्म किया जा रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा शिकार पूरी इस्लामिक दुनिया में महिलाएं ही होती हैं। बाकी महिलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार देना, या नौकरी करने का अधिकार देना, या फिर ये अधिकार देना कि वो अबाया या फिर बुर्का जैसी जो चीजें हैं उनके बिना भी रह सकती हैं, इन सब चीजों को सऊदी में क्रांतिकारी माना जा सकता है। जरा सोचिए कि ये सब वहां क्यों किया जा रहा होगा। खैर आगे बताता हूं, परंतु इन सब से आगे भी कुछ कांड किया है भाई ने। भाई साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस्लाम की कुछ हदीसें ऐसी हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए, वो कट्टरता की जिम्मेदार हैं और शायद नकली हैं। As I said earlier, our constitution is the Quran, has been, still is, and will continue to be so forever. And our basic system of governance stipulates this very clearly. We, as a government, or the Shura Council as a legislator, or the king as a reference for the three authorities, we are bound to implement the Quran in some form or another. But in social and personal affairs, we are only obliged to implement stipulations that are clearly stated in the Quran. So, I cannot enforce a Sharia punishment without a clear Quranic stipulation or an explicit stipulation from the Sunnah. When I talk about an explicit stipulation from the Sunnah, most Hadith writers classify Hadith based on their own typology, like Bukhari, Muslim and others, into correct Hadith or weak Hadith. But there is another classification which is more important, namely whether a tradition or Hadith has been narrated by many people or a single narrator, and this is a main reference for jurisprudence for deducing regulations, Sharia-wise. So, when we talk about a mutawatir Hadith, i.e., narrated and handed down from one group to another starting with the Prophet, peace be upon him, these hadiths are very few in number, but they are strong in terms of veracity, and their interpretations vary based on the time and place they were revealed and how the hadith was understood at the time. But when we talk about ahad hadiths, which is handed down from a single person to another starting with the Prophet peace be upon him, or from a group to a single individual then another group etc. starting with the Prophet peace be upon him, so that there's an individual in the chain. This is called ahad hadith. And this is broken down into many classifications, such as correct, weak, or good hadith. And this type of hadith, the ahad, is not as compelling as the mutawatir hadiths, the ones narrated by a chain of groups, unless paired with clear Quranic stipulations and a clear mundane or worldly good to be had, especially if it's a correct ahad hadith. And this is also a small portion of the body of hadith.
while a khabar is a hadith handed down from a single person to another single person, etc., to an unknown source, starting with the Prophet peace be upon him, or from a group to a group, then a person to another person, and so on, starting with the Prophet peace be upon him, so that there's a missing link. This represents the majority of hadith, and this type of hadith is unreliable whatsoever, in the sense that its veracity is not established and that it isn't binding. And in the biography of the Prophet peace be upon him, when the hadith was first recorded, the Prophet peace be upon him ordered those records to be burnt and forbade the writing of hadith, and that should apply even more so to khabar hadiths, so that people are not obliged to implement them from a Sharia perspective, since they also might be used as ammunition to dispute God Almighty's power to produce teachings that are fit for every time and place. Hence, the government, where Sharia is concerned, has to implement Quran regulations and teachings in mutawatir hadiths, and to look into the veracity and reliability of ahad hadiths, and to disregard khabar hadiths entirely, unless if a clear benefit is derived from it for humanity. तो ये देख लीजिए, आपके सामने है सऊदी, जहां इस्लाम का जन्म हुआ, वो लोग बुर्का छोड़ रहे हैं, फिल्म्स देखने लगे हैं, गाने सुनने लगे हैं, महिलाएं थोड़ा बहुत अपना हक भी प्राप्त करने लगी हैं, धीरे धीरे और करेंगी, यहां तक कि इस्लाम को डाइल्यूट किया जा रहा है, वहां पर सबके सामने हो रहा है ये। और क्योंकि कोई मनुष्य कब तक घुट सकता है, मनुष्य को फ्रीडम चाहिए, बेसिक नेचर है उसका, जन्नत के वादों से पूरा नहीं पड़ता ना, तो वहां बुर्का अबाया छोड़ने का ऑर्डर आ रहा है। और यहां भारत में कट्टरवादी पूरी कोशिश में है कि स्कूल्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें लागू करवा दें जहां ड्रेस कोड होता है, यानी सऊदी जिस चीज़ को छोड़ रहा है वहां भारत को धकेला जा रहा है। अब यह निर्णय भारत की मुसलमान महिलाओं को लेना है कि उन्हें अपना कटवाना है या भारत जो फ्रीडम उन्हें देता है उसको एंजॉय करना है। वैसे भी बुर्के की वजह से विटामिन डी जो है वो बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। तो अब देख लीजिए आप, हाँ, इस्लाम जहां पर पैदा हुआ वहां क्या हो रहा है ये दिखाना मेरा फ़र्ज़ था। बाकी आप इसी बकवास में लगे रहेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा भोलापन तो भाई फेमस है, आप लोग भी जानते होंगे। तो आप हमें बताइए कि आप इस सारे ढोंग आडंबर को छोड़ने वाले हैं या नहीं, या फिर इसी काम में लगे रहेंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर, या फिर UPI के जो एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उस पर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।